थैंक यू ऑल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में और पिछले वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार से पी श्रीरामुलु के द्वारा 56 दिनों के एजिटेशन के बाद, भूख हड़ताल के बाद भारत सरकार विवश होती है लैंग्वेज और भाषा के आधार पर एक नए स्टेट को रीऑर्गेनाइज या फिर क्रिएशन करने के लिए। तो आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग स्टेट के रूप में बना, ठीक है, मद्रास प्रोविंस या फिर मद्रास स्टेट से हटाकर या निकाल कर उससे। इसके बाद मतलब आंध्र प्रदेश के क्रिएशन के बाद जो है डिमांड फ्रॉम अदर रीजन आफ्टर आंध्र प्रदेश क्रिएशन इंटेंसिफाइड। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि एक स्टेट बन जाने के बाद जितने भी डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट एरियाज में बोले जाते थे, ठीक है, उस स्टेट के लोग भी भाषा के आधार पर नए राज्य की गठन के लिए अपनी मांग तेजी से करने लगे, ठीक है। तो इसे देखते हुए सरकार जो है, भारत सरकार जो है, एक कमीशन आयोग का गठन करती है जिसे फैजल अली कमीशन कहा जाता है, ठीक है। इस आयोग का फिर उसी लिए गठन किया गया था जैसे धार कमीशन या JVP कमीशन, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आयोग या कमेटी का गठन किया गया था ताकि वो देख सकें कि इसकी फिजिबिलिटी है या नहीं, भाषा के आधार पर हम एक राज्य की स्थापना या राज्य को रीऑर्गेनाइजेशन या उसकी क्रिएशन कर सकते हैं या नहीं। तो जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है 3 मेंबर कमेटी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, जो कि अपना रिपोर्ट सबमिट करता है 1995 में, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का जो है, इसे फैजल अली कमीशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसके जो चेयरमैन थे 3 मेंबर कमेटी का, 3 सदस्यीय कमीशन आयोग का फैजल अली, तो इसके चेयरमैन थे, इसलिए इस कमीशन को फैजल अली कमीशन भी कहा जाता है या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसका रिपोर्ट आया 1955 में, 1955 में, ठीक है। इस रिपोर्ट ने एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इन्होंने भाषा को स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस, आधार को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। कहने का मतलब है कि भाषा, देखिए भारत में, मैंने पिछले क्लास में भी बताया कि भारत में हर एक 4 कोस पर लोग कहते हैं कि बोली बदल जाती है, इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, इतनी उपबोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, मतलब आप कह नहीं सकते। तो कितने स्टेट का आप क्रिएशन करोगे? भाषा के आधार पर कुछ हद तक स्टेटों का क्रिएशन सही है, लेकिन जितनी भाषाएं और बोलियां यहाँ बोली जाती है, अगर उतने ही अगर स्टेट बना दिए जाए तो जितना विश्व में देश नहीं होगा उससे ज़्यादा भारत में स्टेट हो जाएंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं एक्सेप्ट किया कि ठीक है आप भाषा के आधार पर बनाइए, लेकिन एक भाषा एक स्टेट की जो थ्योरी थी, वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो थ्योरी थी, उसे रिजेक्ट कर दिया। मतलब एक स्टेट में कई एक भाषाएं बोली जा सकती हैं, इस आधार पर आप स्टेट का क्रिएशन कर सकते हैं। एंड सबसे प्रमुख जो था कि यूनिटी ऑफ इंडिया इज द प्राइमरी कंसिडरेशन। भारत की जो एकता है, भारत की जो अखंडता है, इसमें कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं आना चाहिए जब आप किसी भी एक नए राज्य का निर्माण करते हैं तो। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने 4 ऐसे प्रमुख फैक्टर्स, कारक या पॉइंट बताया कि जिसे हम स्टेट का निर्माण के समय ड्यूरिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हमें ध्यान में रखना होगा। 4 फैक्टर्स टेक इन अकाउंट while creation of any new state, any reorganization of the state in India। सबसे पहला है preservation and strengthening of the unity and security of the country। preservation मतलब सुरक्षा करना, सुरक्षित रखना। strengthening मतलब शक्ति प्रदान करना। मतलब कह सकते हैं कि भारत की जो यूनिटी है, एकता है, और भारत की जो सुरक्षा है, मतलब इस राष्ट्र के, इस नेशन की, इस देश की, इस मातृभूमि की जो एकता और इसकी सुरक्षा जो है उसे कायम रखना है। इसमें कोई आँच नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप, ठीक है, आप भाषा के आधार पर आप स्टेट बना रहे हो, वो ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं,
लेकिन इससे कहीं भारत की एकता, अखंडता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। दूसरा है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। ठीक है, भाषा है और सांस्कृतिक होमोजेनिटी भी होना चाहिए। एक प्रकार से कह सकते हैं कि कभी भी हम किसी एक भाषा के आधार पर हम जब स्टेट का निर्माण करते हैं तो वहाँ इतनी होमोजेनिटी होनी चाहिए कि और जितनी भी डिफरेंट बोलियाँ जाएँ, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उसे भी हम प्रिजर्व करें। एक प्रकार से कह सकते हैं सांस्कृतिक और जो भी भाषाएं हैं उसको भी एक होमोजेनिटी, मतलब एक प्रकार से सबका जो है सही रूप से प्रिजर्वेशन हो सके और सब संस्कृतियों को अच्छे तरीके से हम होमोजीनियस मैनर में, ठीक है, हारमोनियम की तरह जो है हम उसे एक तरह से पूरे के पूरे सबको उचित जो है दर्जा या उचित सम्मान भी मिल सके। आगे फिनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, मतलब फिनेंशियल और इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक नज़रिए से भी वो फिजिबल हो। देखो हम स्टेट तो बना दिए, लेकिन स्टेट को अगर रेवेन्यू जनरेशन की कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई इतना छोटा स्टेट है कि वो वहाँ अधिक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो वो कहाँ से स्टेट चला पाएगा। स्टेट सिर्फ क्रिएशन ही इनफ नहीं है, उसके लिए फिनेंशियल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी ध्यान में रखकर ही आप कोई स्टेट का निर्माण करें। मतलब प्रशासनिक जो है सहूलियत को देखते हुए भी, मतलब एक प्रकार से 4 ऐसे फैक्टर गिनाए गए हैं जो आप किसी भी स्टेट का निर्माण करते वक्त इन 4 बिंदुओं पर अपने प्रकाश को डालें। आगे है प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल इन ईच स्टेट एंड नेशन। मतलब जो प्लानिंग होनी चाहिए, जो योजना बनाना चाहे या उसकी जो प्रमोशन होना चाहिए, ठीक है, वो हो वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ द स्टेट एंड ओवरऑल द नेशन। उस राज्य के वेलफेयर के लिए हम स्टेट का क्रिएशन करें। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ ये तो भाषा के आधार पर है कि हम नए स्टेट का क्रिएशन कर रहे हैं, कभी कभी जियोग्राफिकल फैक्टर भी बनता है नए स्टेट का क्रिएशन के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूपी को देख लें, जो कभी यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, अभी उत्तर प्रदेश है, इसका ही पार्ट था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड एक हिली एरिया था और पूरा का यूपी जो है प्लेन एरिया था। तो हिली एरिया का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा था और पूरा का पूरा प्लेन एरिया का डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा था। तो जियोग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारक भी होते हैं जब हम एक डिफरेंट स्टेट का क्रिएशन करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, उसके डेवलपमेंट और पीपल्स के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए भी हम स्टेट का निर्माण करने वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस फैजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1955 को भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है विथ माइनर मॉडिफिकेशन। देखिए, कोई भी कमीशन और आयोग बैठती है तो उसका ज्यों का त्यों जो रिपोर्ट में रिकमेंडेशन आता है वो सब स्वीकार नहीं हो जाता, उसमें कुछ अपनी जो है सरकारें जो है अपने कुछ फेरबदल भी करते, कुछ माइनर मॉडिफिकेशन के साथ इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। फिर एक बिल पारित किया जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। अब इसका रास्ता खुल जाता है कि भाषा के आधार पर, लेकिन भाषा के आधार पर बनाने से पहले इन 4 प्रमुख पॉइंट्स और बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरीज वेर क्रिएटेड इन नवंबर 1956 और नवंबर 1956 आते आते तक लगभग 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हो चुका था। तो ये पूरे के पूरे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी, इट्स रिपोर्ट इन 1955, इट्स रिकमेंडेशन which accepted that language can be a basis of reorganization of a state, but before recreation of a new state or reorganization of a new state, we shall take these 4 factors into account. ठीक है, preservation and strengthening of unity and security of the country, linguistic and cultural homogeneity, financial, economic and administrative consideration, planning, promotion of the welfare of the people and the state and overall the nation. That's all. क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग जो भी डिफरेंट स्टेट पढ़े ना उनको एक एक दो बिंदु में करके हम लोग समझ लेंगे कि महाराष्ट्र कब बना, गोवा कैसे है, गोवा के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
और सिक्किम का बना, नागालैंड, मणिपुर, जितने भी स्टेट का कब जन्म हुआ या फिर कब वो जो है उसका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, कैसे कैसे वो तमाम चीज़ें एक वीडियो में ही वो सम अप हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।